हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बुक के क्वेश्चन कब कराओगे। तो बेटा बुक के क्वेश्चन तब करेंगे जब तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा कॉस्ट शीट का। मैं एक बात तुमको क्लियर कर दूं, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको कॉस्ट शीट में महारत हासिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? महारत हासिल। फाउंडेशन के कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चन तुम लोग किए थे वो तो बेसिक्स थे। जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट की बुक में 7 क्वेश्चन दिए वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अब ये बेसिक पढ़े थे, ये एडवांस है। इसके बीच का जो गैप है, आई एम जस्ट फिलिंग द गैप गाइस। ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, बस इस गैप को फिल कर रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा के, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर चैप्टर में नहीं कराए जाएंगे। कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग जिसमें अभी चल रहा है, इन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको कराए जाएंगे। हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, तो उसका टेंशन तुम मत लो। मेरे को पता है कहां पर तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट के मॉडल के अंदर हम एंटर करेंगे, इंस्टीट्यूट के मॉडल में हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपना बेस क्लियर कर ले उसके बाद, ठीक है। तो अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन, सी 9 नंबर। अ कंसर्न मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ फैंस, टेबल फैन, सीलिंग फैन, रूम कूलर। तो एक कंसर्न 3 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेबल फैन बनाती है, सीलिंग फैन बनाती है, रूम कूलर बनाती है। देयर कॉस्ट एज अंडर। देखो यहाँ पर तुमको कॉस्टिंग दी हुई है। मटेरियल जो है वो 20 रुपए टेबल फैन का है, 25 रुपए सीलिंग फैन का है, 125 रुपए रूम कूलर का है। और जो लेबर है वो 40 रुपीज टेबल फैन, 60 रुपीज सीलिंग फैन और 120 रुपीज रूम कूलर का है, ठीक है। फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स है वो 30,000 है, ऑफिस के जो ओवरहेड्स है वो 10,000 है, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स है वो 15,000 है, ठीक है। अब देखो, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट इफ ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन। क्या बोला? एक बार यहां पर मैं लिखना चाहूंगा इसको। 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन, समझे? 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन। और देखो आगे, एंड 1 रूम कूलर इज इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फैन। 1 रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैन, ठीक है। 1 रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैन। तो अब इस बात को तुम समझो, ऐसा ये तुमको क्यों दे रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन वॉज टेबल फैन का 250, सीलिंग फैन का 125, रूम कूलर का 125। क्यों दे रहा है ऐसा? क्योंकि ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओवरहेड्स किस बेसिस पे एलोकेट होगा? इस बेसिस पे। तो सबसे पहले मेरे को एक बात है, कॉमन सेंस की बात बताना। कॉमन सेंस की बात ये है कि मैं तुमको बोलूंगा अपनी हाइट को तुम अपने पापा की सैलरी के साथ कंपेयर करो। अपनी हाइट, जो तुम्हारी हाइट है, उसको अपने पापा की सैलरी के साथ कंपेयर करो। क्या तुम कंपेयर करोगे? बोलोगे सर क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। कौन हाइट को ऐसे इलॉजिकल तरीके से कंपेयर करता है अपने पापा की सैलरी के साथ? अपनी हाइट को हाइट से कंपेयर करूंगा ना, सैलरी को सैलरी से कंपेयर करूंगा। तो कंपैरिजन जो है वो दो सेम चीजों का होना चाहिए ना, दो सेम बेस का कंपैरिजन होना चाहिए ना, अलग अलग बेस का नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहां पर तुमको ये वाले पॉइंट्स दे दिया। क्यों? क्योंकि तुमको सीलिंग फैन और रूम कूलर, टेबल फैन तो टेबल फैन ही है, तुमको सीलिंग फैन को टेबल फैन के बेसिस पे कंपेयर कन्वर्ट करना है, वैसे तुमको रूम कूलर को भी टेबल फैन के बेसिस में कन्वर्ट करना है। फिर तीनों को आपस में कंपेयर करके उनका रेशियो निकालना है, और उस रेशियो में तुम इस ओवरहेड्स को बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। समझ में एक बात? मतलब तुमको तीनों को इक्विवेलेंट क्लास बनाना है। इक्विवेलेंट क्लास मतलब तुमको तीनों का बेस सेम करना है। मतलब ये भी टेबल फैन के बेस में कंपैरिजन हो, ये भी टेबल फैन के बेस में कंपैरिजन हो, ये भी टेबल फैन के बेस में कंपैरिजन हो। देखो मैं और क्लियर करता हूं तुमको। एक सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन है। इसका मतलब 125 अगर सीलिंग फैन है, अगर 125 सीलिंग फैन होंगे तो टेबल फैन कितने बनेंगे? जस्ट डबल, क्योंकि एक सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन है। तो 125 होंगे तो उसका जस्ट डबल बनेगा, और 125 का डबल कितना होता है? 250 टेबल फैन। 250 टेबल फैन। वैसे रूम कूलर कितने हैं? रूम कूलर 25 है। एक रूम कूलर अगर 5 टेबल फैन बना सकता है तो 25 रूम कूलर इंटू 5 टेबल फैन बना देंगे, तो यानी कि 125 टेबल फैन बना देंगे। तो एक तो 250 टेबल फैन खुद का है, 250 टेबल फैन खुद है। अगर सीलिंग फैन को टेबल फैन में कन्वर्ट करूं तो भी 250 आ रहा है, ये देखो। और अगर मैं रूम कूलर को टेबल फैन में कन्वर्ट करूं तो 125 आ रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या बन रहा है इन तीनों का? इन तीनों को अगर मैं काटना चाहूं तो इनका रेशियो क्या बनेगा? 125 1 जा 125, 125 2 जा 250, 125 2 जा 250, 2:2:1। ये क्या आ गया? तुम्हारा रेशियो आ गया। इसी रेशियो में तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बटेगा। समझ में ही बात? ठीक है। पहले क्यों कन्वर्ट किया? पहले एक रीजन समझो, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, कंपैरिजन का बेस सेम होना चाहिए। रेशियो निकालना है तो तीनों हाइट हाइट हाइट, वेट वेट वेट, सैलरी सैलरी सैलरी, तीनों सेम होना चाहिए। तो वैसे यहां पर टेबल फैन टेबल फैन टेबल फैन,
तो इसीलिए पहले मैंने रूम कूलर को और सीलिंग फैन को टेबल फैन में कन्वर्ट किया, और मेरे को क्वेश्चन में डेटा भी इसीलिए दिया था, तो पहले मैंने उसको कन्वर्ट किया, फिर मैंने तीनों का रेशियो निकाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेबल फैन इस टू सीलिंग फैन इस टू कूलर का रेशियो निकालता तो भाई वो फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि बेस सेम नहीं है ना। रेशियो एनालिसिस पढ़े हो सीएमए फाउंडेशन में, है ना, तो उसमें मैं क्या सिखाया था, बेस सेम होना चाहिए, कंपैरिजन का बेस सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने तीनों को टेबल फैन में, एक तो खुद ही टेबल फैन है, बाकी दोनों को भी टेबल फैन में कन्वर्ट किया, और फिर टेबल फैन इस टू टेबल फैन इस टू टेबल फैन का रेशियो निकाला, तो 2:2:1 आया टेबल फैन इस टू सीलिंग फैन इस टू रूम कूलर का। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आई एम एज्यूमिंग कि अब तुम लोग क्लास जो है वो परचेस कर चुके हो, और क्लास क्योंकि तुम परचेस कर चुके हो तो तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होगी, और हार्ड कॉपी होगी तो इसलिए मैं बार बार अब क्वेश्चन में इधर इधर नहीं आऊंगा। अब मैं, मेरे पास भी यहाँ पर हार्ड कॉपी मेरे सामने पड़ी है, मैं उससे देख देख के अब तुमको सॉल्व कर करके बताते जाऊंगा। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं, दिस इज आवर सॉल्यूशन नंबर 9। ठीक है, स्टडी मटेरियल के पूरा एक एक क्वेश्चन भाई, स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, तो टेंशन मत लो, लेकिन पहले भूमिका बना लो अच्छे से। ठीक है, अभी भी तुमको मजा ही आ रहा होगा, चीजें सीखने को मिल रही होगी। देखना, एक बार तुम ये सारी प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब तुम स्टडी मटेरियल में एंटर करोगे, तुम्हारा आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, तुमको हर क्वेश्चन बन रहा होगा, हर क्वेश्चन बन रहा होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर्स 3 कॉलम बना लेता हूँ, एक टेबल का, एक सीलिंग फैन का, और एक रूम कूलर का। चलो देख, पहले सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल में तुमको क्या दिया हुआ है, पर यूनिट रेट दिया हुआ है, पर यूनिट रेट दिया हुआ है, ये देख लो। हाँ क्या, ये देखो, 20 रुपए, 25 रुपए और 125 रुपए। तुमको क्या करना है, तुमको इससे इंटू करना है। 20 × 125 सीलिंग फैन बना, तो 20 × 125 सीलिंग फैन, 25 × 125। अच्छा, मैं टेबल फैन को सीलिंग फैन बोल दिया, ओके माई फॉल्ट। 20 × 250, 25 × 125। एक सेकेंड, और रूम कूलर का रेट है हमारा 125 × 25 रूम कूलर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्या हमको भी भैया एग्जाम में ऐसे लिख के आना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोग को समझाने के लिए चीज लिखा हूं कि मैंने 250 टेबल फैन बनाए, और 250 टेबल फैन जो है 20 रुपए मटेरियल का, एक टेबल फैन का मटेरियल का लगा, और वैसी 125 सीलिंग फैन बनाया, उसमें से 25 रुपए लगा, तो 3125। और 125 रूम कूलर बनाया, इसमें भी 25 रुपए लगा, तो 3125, ये दोनों सेम। फिर आएगा तुम्हारा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का, अब तुम लोग को समझ में आ गया, तो मैं डायरेक्ट लेबर अब डायरेक्टली इंटू इंटू करके लिख देता हूं। 10,000, 7,500, 3,000। ठीक है, मैंने इंटू इंटू करके लिखा है ना उनका रेट। टेबल फैन के लिए इंटू 250 क्योंकि 250 टेबल फैन बने, सीलिंग फैन के लिए 125 क्योंकि 125 सीलिंग फैन बने, और एक्सक्यूज मी, और रूम कूलर के लिए इंटू 25 क्योंकि 25 रूम कूलर बने हैं। फिर आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आएगा इसका 15,000, आएगा 7,500 प्लस 5, तो ये आ रहा है 10,625, और ये आ जाएगा 6,125। अब आएगा मेरा क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आएगा ऑफिस ओवरहेड्स, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो मैंने लिख लिया पहले। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स का तुमको जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको तुमको क्या करना है, 30,000 दिया हुआ है, 30,000 को तुमको 2:2:1 में बांटना है। ठीक है, तो कैसे आया 2:2:1, तो यहां पर बनाओ एक वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो
ऑफ अपोर्शनमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ अपोर्शनमेंट। तो इसमें लिख लो यहां पर 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन, therefore 125 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 250 टेबल फैन। फिर लिखो 1 रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैन, therefore 25 रूम कूलर इज इक्वल टू 125 टेबल फैन। ठीक है, तो ऐसे तुमको ये बनाना है। फिर उसके बाद रेशियो टेबल फैन इज टू सीलिंग फैन इज टू रूम कूलर, ये कैसे आ जाएगा? टेबल फैन 250 ही दिया हुआ है तुमको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टेबल फैन जब तुमको 250 दिया हुआ है, सीलिंग फैन को भी हमने टेबल फैन में कन्वर्ट कर लिया है 250, और रूम कूलर को भी हमने टेबल फैन में कन्वर्ट कर लिया है 125। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो फॉर द अपोर्शनमेंट। ठीक है, ये देखो यहां पर तुमको ये दिया हुआ है 30,000, 10,000, 15,000, तीनों को तुमको 2:2:1 में बांटना है। ठीक है, देखो 30,000, 10,000, 15,000। ठीक है, इसको हम बांट लेते हैं 2:2, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो ये आ रहा है 12,000। फिर ये भी 12,000 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4,000, ये भी आ जाएगा 4,000, फिर ये आ जाएगा 2,000। फिर आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6,000, 6,000, 3,000। कैसे आया ये? वैसे ही 12,000 कैसे आया? 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इसका आया, और इसका आया 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। तो बस मैंने 2:2:1 में उसको बांट दिया, बस, और कुछ नहीं किया। और बाकी बाकी दोनों का भी साथ भी वैसे ही किया मैंने। तो देखो 15 + 12, तो ये कितना आ रहा है? 27,000। भैया कलर क्यों चेंज कर रहे हो? अलग दिखाने के लिए बेटा। क्या आ रहा है? 22,625, और ये आ जाएगा 12,125 रुपए। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। 27, 28, 29, 30, 31,000, 26,625, 14,125। फिर 37,000, 32,625, और ये आ जाएगा 14, 15, 16, 17,125। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफिट सेल्स वेल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम लोगों को फर्दर प्रोसीड क्वेश्चन को नहीं करना पड़ेगा। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में क्या हॉट पॉइंट था? अपोर्शनमेंट वाला हॉट पॉइंट था। तो अगर तुमको ये चीज समझ में आ गई, ये वर्किंग नोट समझ में आ गई, मतलब तुमको ये क्वेश्चन का हॉट टाइप समझ में आ गया। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ सेपरेट थिंग, बट अगर आपको ये चीज थोड़ी सी वो लगी है, अलग लगी है, तो आप इस पे स्टार मार्क जरूर करके रखना, क्यों? बाद में रिवाइज करने के काम आएगा। ठीक है, बस सिंपली सेम बेस। देखो फाउंडेशन का मैथ्स थोड़ा सा यूज हुआ यहाँ पर। मैं तुम लोग को बोला था फाउंडेशन के बाद मैथ्स नहीं यूज करना है, तो मैथ्स नहीं यूज किए, लॉजिक यूज किए कि बेस सेम होना चाहिए कंपैरिजन का, बात खत्म। ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट कर लो, ये इसको आप नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। Question number 10 is saying the following figures are collected from the book of the iron fodder after the close of the year. Opening stock in the beginning of the year 21,000, purchase during the year 1,50,000, closing stock at the end of the year 15,000, डायरेक्ट वेजेस 30,000 है। ठीक है, इसको 30,000 कर लेना, ये 30,000 है डायरेक्ट वेजेस। वर्क्स ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, स्टोर्स ओवरहेड्स आर मटेरियल 10% on the cost of material. Okay, 10% of the casting was rejected being not up to the specification and a sum of 1200 was raised on sale of scrap। बोल रहा है 10% ऑफ द टोटल जो हमने प्रोडक्शन किया था वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू डिफेक्ट, और उसमें से 1200 रुपए, ये देखो यहाँ मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, 1200 रुपए रियलाइज हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। तो हमको पता है सेल ऑफ स्क्रैप हमको माइनस करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद
10% ऑफ द फिनिश कास्टिंग वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चरिंग। बोल रहा है उसके बाद 10% ऑफ द फिनिश कास्टिंग जो था, तो सबसे पहले भाई देखिए कास्टिंग कितना हुआ था, 1000 टन का हुआ था, 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ था, इसका 10% तो चला गया, तो कितना बचा 900। अब ये 900 का भी 10% यानी कि 90 यूनिट्स, 90 यूनिट्स का क्या हुआ अब देखो आगे, 10% फिनिश कटिंग वर फाउंड इन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव फाउंड हुए 90 यूनिट्स and were rectified by expenditure of additional work overhead charges to the extent of 20% on the proportionate direct wages। और कैसे इसको रेक्टिफाई कर दिया गया, ये मेरा स्क्रैप नहीं बन गया, इसको रेक्टिफाई कर दिया गया। कैसे रेक्टिफाई किया गया, 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, 20% वेजेस का निकालोगे, प्रोपोर्शनेट मतलब जितनी यूनिट डिफेक्टिव है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा, वो करते टाइम मैं बताऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कास्टिंग पर टन, ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास हार्ड कॉपी, तुम अपनी नजरें रखना क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 10, फॉर्मेट बना लेते हैं, कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, चलो सबसे पहले लिखते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में मेरे को दिया है ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले 21,000 का, प्लस परचेजेस 1,50,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1,50,000 प्लस 21,000 माइनस 15,000, तो यार है मेरा 1,56,000। दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सेकेंड लिखो, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितने का है 30,000 का, करेक्शन करवा दिया हो ना, तो थर्ड आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये 5 6 7 8 1,86,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा वर्क्स ओवरहेड, और उसके साथ में एक और है स्टोर्स ओवरहेड, वो भी इधर ही आएगा। स्टोर्स ओवरहेड मतलब तुम्हारा जो स्टोर रहता है ना, जहां पर रॉ मटेरियल स्टोर करके रखे रहते हो, वो वाला, तो ये फैक्ट्री का ही पार्ट है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का ही एक हिस्सा है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री का ही पार्ट है स्टोर, जहां पर तुम रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हो, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया। कोई बच्चा वो स्टोर, भैया दुकान वाला स्टोर मत समझ लेना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो 50% ऑफ 30,000 है, यानी कि 15,000 रुपए, और ये क्या है 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो 10% ऑफ 1,56,000, ये देखो ये मटेरियल है ना उसका, तो ये आ जाएगा 15,600। और कुछ है नहीं, तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, जो भी तुम इसको बोल लो, ये आ जाएगा 1,86,000 प्लस 15,000 प्लस 15,600, तो ये आ रहा है मेरा 2,16,600 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा एक स्क्रैप सेल है, उसको हम माइनस करेंगे, इसके बाद 1,200 रुपए की, 8th पॉइंट में आ जाएगा मेरा, और कुछ पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 6 को 7 में से माइनस करने से, तो माइनस कर देते हैं 1,200, तो यह आ रहा है 2,15,400 रुपए, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अब देखो, अब यहां पर तुमको एक एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, तो यहां पर तुम लिख सकते हो एडिशनल एक्सपेंडिचर, और वो एडिशनल एक्सपेंडिचर काहे का है, ठीक है। तो तुमको पहले 1,000 यूनिट बनाए, उसमें से 10% यूनिट स्क्रैप हो गया, बचा कितना 900 यूनिट, 900 जो फाइनल आउटपुट निकला उसका भी 10% डिफेक्टिव निकला, और उसको सही करने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो 20% ऑफ द डायरेक्ट लेबर प्रोपोर्शनेटली यूज होगा। इसका मतलब समझो, मैं तुमको यहीं पर दिखा रहा हूं, सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कितना है 30,000, इसका 20% यूज होगा,
इसका 20% यूज होगा। प्रोपोर्शनेटली मतलब जितने यूनिट्स डिफेक्टिव है उतने यूनिट्स के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, कितने यूनिट्स डिफेक्टिव है? 90 यूनिट्स डिफेक्टिव है। और एक बात बताओ, ये जो डायरेक्ट लेबर लगा था यहाँ पर, वो कितने यूनिट्स के लिए लगा था? वो भैया 1000 यूनिट्स के लिए, पूरे 1000 यूनिट्स के लिए लगा होगा डायरेक्ट मटेरियल। पूरे 1000 यूनिट्स का है ना, 30,000 जो है डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? अच्छा मैं डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूँ इतनी देर से, सॉरी। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? डायरेक्ट लेबर मतलब होता है जो पर यूनिट बेसिस पर आइडेंटिफाई होते हैं। अब ये ऊपर में तो डिफेक्टिव नहीं हुआ था, ऊपर तो मटेरियल पूरे 1000 टन के लिए लगा है और लेबर भी पूरे 1000 टन के लिए लगा है। तो ये 30,000 जो है वो 1000 यूनिट्स का है, 1000 टन का है वो 30,000। पर मेरे को कितने यूनिट्स डिफेक्टिव निकले? 90 यूनिट्स। 30,000 जो है वो पूरे 1000 का है, पर मेरे लिए सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं? 90 यूनिट्स। तो मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालूंगा 90 डिवाइडेड बाय 1000 करके। ठीक है, तो तुम लोग देखो, बच्चों को यहाँ पर डाउट आता है, लाइव क्लास में फेस टू फेस में आया था, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि उन लोग बोलोगे भैया 900 से क्यों नहीं डिवाइड किया? अब तो सिर्फ 900 बचे हैं ना। तो मैं बोला बेटा तू 30,000 कंसिडर कर रहा है, तू क्या कंसिडर कर रहा है? 30,000 कंसिडर कर रहा है। तो इसीलिए तू, क्योंकि तू 30,000 कंसिडर कर रहा है, इसीलिए 90 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 पूरे 30,000 का है। चलो मान लो मैं यहीं पर इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ। एक काम करता हूँ, लेबर का क्या करता हूँ मैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका पर यूनिट कॉस्ट आया 30 रुपए पर टन। पर टन कितना आया? 30 रुपए आया। अब यहां पर तुम दूसरा तरीका क्या लगा सकते थे? 30 पर यूनिट है इंटू मेरे 90 यूनिट डिफेक्टिव है ना, 90 यूनिट डिफेक्टिव है, और उसका सिर्फ 20% ही एडिशनल लगने वाला है, पूरा तो लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा सा डिफेक्टिव है, लेबर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, 20% एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, वो सही करके दे देगा। दूसरा तरीका ये भी था, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो 30 इंटू 90 इंटू 20%। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ रहा है 144 रुपीज। एक सेकेंड, ओहो, इंटू 90 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, तो ये तुम्हारा आ रहा है 540, 540। और इधर तुम्हारा आ जाएगा 30 इंटू 90 इंटू 20%, 540। दोनों से तुम्हारा 540 आ रहा है, देख लो करके। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पर यूनिट लेबर का कॉस्ट निकाल लिया, उसको 90 से इंटू किया और उसका 20% निकाल दिया। और यहां पर अगर मैं 30,000 लूंगा तो मेरे को प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना पड़ेगा? 90 डिवाइड बाय 1000। जो तुम्हारी इच्छा वो करो, जो तुम्हारी मर्जी, तुमको दोनों तरीके से समझ में आ जाना चाहिए बस। और दोनों में से कोई एक तरीका भी समझ में आया तो जो तरीका समझ में आया वो समझ लो कि प्रोपोर्शनेट लेना था। भाई तो कुछ कॉमन सेंस लगा, जितने यूनिट डिफेक्टिव है सिर्फ उतने का ही कॉस्ट लेगा ना, कि पूरे का लेगा? जितने यूनिट तेरे डिफेक्टिव हुए 90 यूनिट, सिर्फ उन्हीं का कॉस्ट लेंगे अपन, है ना। तो इसलिए हम 90 का ले रहे हैं, इसलिए हम कितना ले रहे हैं? 90 का ले रहे हैं, और उसका भी हमको 20% लेना है, ऐसा हमको क्वेश्चन ने बोला है, ऐसा हमको क्वेश्चन ने बोला है। तो ये 540 हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो फाइनली मेरा आ जाएगा क्या? 10th नंबर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे को यहाँ फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर डिफेक्टिव यूनिट्स को हमने सही किया है। तो 2,15,400 प्लस 540, तो यह आ रहा है 2,15,940। इसके बाद मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ इट कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। तो दिस इज दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में इतना ही। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर। रॉ मटेरियल 1,28,000, डायरेक्ट वेजेस 1,12,000, फैक्ट्री का ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, ओके। रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर 1,600, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब 800। बोल रहा है जो मटेरियल आए थे वो स्टोर्स में वापस कर दिए गए 1,600, और कुछ मटेरियल दूसरे जॉब में ट्रांसफर हो गए, इस वाले जॉब में नहीं, दूसरे जॉब में ट्रांसफर हो गए। कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर देंगे, रॉ मटेरियल से माइनस कर देंगे। ठीक है, 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड। बोल रहा है 10% प्रोडक्शन क्या हो गया? स्क्रैप हो गया। और फर्दर 20% हैज बीन ब्रॉट अप टू स्पेसिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स अप टू 80% ऑफ वेजेस। ठीक है, और क्या बोल रहा है? 10% तो स्क्रैप हो गया, अब जो 20% और है, मतलब एक तो 10% है, एक 20% है, मतलब टोटल 30%। 30% क्या हुआ है? डिफेक्टिव हो गया, क्योंकि यहां पर फर्दर 20% लिखा है। लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की, यहां फर्दर 20% लिखा है, मतलब ये 10% को छोड़ के और 20%, मतलब टोटल 30% जो है वो डिफेक्टिव हो गया, जिसमें से 10 को स्क्रैप कर दिए और 20 को हम लोग
सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स अप टू 80% ऑफ वेजेस। ओके, इफ द स्क्रैप्ड प्रोडक्शन फेचेज ओनली 940, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। फाइंड द कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फिनिश गुड, ग्रॉस आउटपुट इज 200 यूनिट। तो मैं एक बात बता रहा हूं तुमको, ये क्वेश्चन सेम है, सेम कैटेगरी का है, बस यहां पर सीन ऐसा है कि कुछ 10 टोटल 30% स्क्रैप हुआ है, जिसमें से 10% बेच दिया स्क्रैप से और 20% को सही कर दिया गया है। ठीक है, तो 20% ऑफ द टोटल आउटपुट लेना, यानी 200 यूनिट का 20% यानी कि तुमको 400 यूनिट लेना है, सॉरी 40 यूनिट, 20% है 40 यूनिट आएगा, 40 यूनिट तुमको लेना है जो तुम सही करने वाले हो। तो इसको एक बार जरूर से ट्राई करो खुद से, और फिर नहीं बनेगा तो फिर हम तो बताएंगे। चलो अब तुम लोग का आंसर आ गया होगा, पर नहीं आया है तो लेट्स सी, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, यहीं पर करते हैं एक बार सॉल्व, नहीं पास में नहीं करेंगे, दूर में करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहां पर करेंगे, यहां पर करते हैं। चलो तो 11th नंबर क्वेश्चन हमको करना है सॉल्व। देखो सबसे पहले कॉस्ट शीट, काम करता हूं मैं ना, लाइनिंग ले लेता हूं, अब थोड़ा आसानी होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट आइटम क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा इसमें रॉ मटेरियल यूज किया है तो हम रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं, शब्द रॉ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो परचेज किया था वो थी मेरी 1,28,000 रुपए की, लेकिन ये परचेजेस पूरी यूज नहीं हुई है। क्यों नहीं पूरी यूज हुई है? क्योंकि कुछ जो आइटम है वो स्टोर्स में वापस चला गया और कुछ आइटम जो है वो दूसरे जॉब को ट्रांसफर हो गया। तो क्योंकि ट्रांसफर हो गया और यूज हो गया तो इसलिए हम उसको पहले हटाएंगे यहां से। ठीक है, तो पहले हम यहां कर देते हैं माइनस रिटर्न टू स्टोर्स और माइनस करेंगे ट्रांसफर टू अदर जॉब। ठीक है, तो स्टोर्स को कितना वापस गया, 1600, अदर जॉब को कितना ट्रांसफर हुआ, 800। इसको अपन दोनों, अच्छा यहां ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि इधर हम लगा दिए माइनस, इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब आ जाएगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,28,000 माइनस 1600 माइनस 800, तो ये आ रहा है मेरा 125,600। ये क्या आ गया मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब क्या लूंगा सेकंड, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने के हैं, 1,12,000, डायरेक्ट दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट, मैं प्लस कर देता हूं 1,12,000, तो ये आ रहा है मेरा 237,600। दिस इज व्हाट माय प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या लूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालना है, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 60% ऑफ 1,12,000, तो 1,12,000 का 60% हम निकालेंगे तो यार है 67,200। ठीक है, प्लस कुछ स्क्रैप हुआ है। ठीक है, तो मैं तुमको पिछले क्वेश्चन में नीचे करके दिखाया था एडिशनल एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन में ऊपर करके दिखाता हूं। भैया क्या दोनों प्रेजेंटेशन सही है? हाँ दोनों प्रेजेंटेशन सही है, जो तुम्हारी मर्जी तुम वो कर सकते हो। तुम ऊपर यहीं पर फैक्ट्री के पास डाल सकते हो क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स है, या नीचे भी डाल सकते हो। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंडिचर करके, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोनों तरीका इसलिए मैं तुमको बताना चाहता था, इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन डालने का रीजन ही है भैया। एक्चुअल में दूसरा क्वेश्चन डालने का रीजन ही यही, क्योंकि तुम लोग का आंसर तो आ ही गया होगा, लेकिन मैं तुमको एक तरीका और बताना चाहता हूं। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है फिर से प्रपोर्शनेट लेना है, 80% लेना है। सबसे पहली बात बोलो एडिशनल 80%। तो एक बात बताओ, क्या ये जो यूनिट स्क्रैप हुई है, क्या ये जो यूनिट डिफेक्ट हुई है, क्या इसमें पहले से वो 60% वाला खर्चा हो चुका है? क्या ये 60% वाला खर्चा पहले से हो चुका है? हाँ भैया 60% वाला तो सबके लिए हुआ है। 60% वाला तो वो 10% के लिए हुआ है जो स्क्रैप में जाने वाले, वो 20% जो डिफेक्टिव हुआ है उनके लिए, मतलब सारे 100% जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए 60% खर्चा तो हो ही चुका है। बोल रहा है 80% करोगे तो डिफेक्टिव सही हो जाएगा। तो 60 तो पहले से हो चुका है ना, तो 80% करोगे मतलब ये जो 20% है तुमको और करना पड़ेगा। तुम बेटा लैंग्वेज समझो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मजाक नहीं चल रहा है। बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू 80%, तो पहले 60% था, अब इसको 80% तक इंक्रीज करना है। टू लिखा है यहां पर, शब्द पढ़ो, टू लिखा है, टू
टू 80%। तो कुछ बच्चे गलती कर देते, क्या गलती कर देते, डायरेक्ट 80% ले लेते हैं। ना बेटा ना, 60% पहले से तुमको इसको 80 में इंक्रीज करना है, 80 में तुमको इसको इंक्रीज करना है। तो देखो यहां पर अगर तुमको 80% पे इसको इंक्रीज करना है मतलब तुमको 20% बढ़ाना है। तो 1,12,000 का 20%, और ये 20% किसके ऊपर, सिर्फ उन गुड्स के ऊपर जो डिफेक्टिव हुए। कितने डिफेक्टिव हुए, फर्दर 20%। 200 प्रोडक्शन हुआ है, 200 का प्रोडक्शन हुआ है, इसका 20% कितना हुआ, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट ही हुए हैं 200 में से, 200 में से 40 यूनिट ही डिफेक्टिव हुए हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 1,12,000 का तुम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, 1,12,000 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, तो ये आ रहा है 560 पर यूनिट, 560 पर यूनिट। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 560 इंटू 40 यूनिट डिफेक्टिव हुए, इसका 20% निकाल लो, दोनों से भी आंसर सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा, 1,12,000 का 20% इंटू 40 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ रहा है 4480। कितना आ रहा है, 4480। अब फिफ्थ पॉइंट में मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, नहीं सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हम निकाल लेते हैं, प्लस 67,200 प्लस 2,37,600, तो ये आ रहा है मेरा 3,09,280 रुपए। ये कितना आ गया मेरा, 3,09,280 रुपए क्या आ गया मेरा, फैक्ट्री कॉस्ट। आगे मेरे को क्या दिया है, स्क्रैप का कुछ सेल दिया है तो माइनस करूंगा, स्क्रैप सेल, सिक्स्थ पॉइंट में लिख देता हूं सेल ऑफ स्क्रैप। ये कितने में हुआ है, 940 रुपए। तो ये आ जाएगा मेरा सेवेंथ पॉइंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6 कर देता हूँ, 3,09,280 माइनस 940, तो ये आ गया मेरा 308,340। तो दिस इज व्हाट माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर अब देखो, चलो चलो इसको नोट कर लो, नोट दिस डाउन। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गए क्या मेरी बात। देखो 11th नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर समाप्त। ठीक है, ये 3,08,340, बस यही चाहे हमारा, यही चाहे है। यस, ठीक है, और ये भी पर यूनिट कॉस्ट भी इतना ही आ रहा है। पर यूनिट कॉस्ट तुम लोग सोचते हो कि कैसे निकालना है, नहीं बिल्कुल नहीं सोचते भैया, हम लोग होशियार है। डिवाइडेड बाय 180 यूनिट कर दोगे तो तुम्हारा 1713 आ जाएगा। 180 यूनिट क्यों, 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें से 20 यूनिट स्क्रैप सेल हो गए, 20 यूनिट डिफेक्टिव निकले थे, कोई दिक्कत नहीं, 20 यूनिट को हम लोग बना दिए बाद में, तो अल्टीमेटली सिर्फ 20 यूनिट स्क्रैप हुए, 180 यूनिट बच गए, है ना। 20 यूनिट स्क्रैप सेल में बिक गए, 180 यूनिट बचे हैं, क्योंकि जो 20 डिफेक्टिव, सॉरी जो 40, तुम लोग सोच रहे हो भैया क्या लिख रहे हो, जो 40 अलग से और डिफेक्टिव हुए थे, है ना, उनको तो हमने बना दिया ना, तो वो फिर से इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो 180 यूनिट अल्टीमेटली बचे हमारे पास। 12th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। बोल रहा है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका तुम कॉस्ट निकाल के दिखाओ। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 है, वर्क कॉस्ट 80% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स है, एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 25% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर मैं तुमको कॉस्ट शीट बना के ही समझाता हूं। यहां पर मैं छोटी सी बनाता हूं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में पहला आइटम क्या आता है, रॉ मटेरियल। दूसरा आइटम क्या आएगा, लेबर, डायरेक्ट लेबर। तीसरा आइटम क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट का टोटल लगाने से। चौथा आइटम क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पांचवा आइटम क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, इसको टोटल लगाने से। फिर सिक्स आइटम क्या आएगा तुम्हारा, ऑफिस ओवरहेड्स, इसको टोटल लगाने से क्या आएगा तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को दिया है 2000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को दिया है 2000। क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से होगा। अब देखो क्या क्या गेम है। वर्क कॉस्ट जो है 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब वर्क कॉस्ट जो है वो 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब 2000 का 80% है। ये देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 है, उसका 80% वर्क कॉस्ट है। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। चलो मैं इसको मिटा के वर्क कॉस्ट ही लिख देता हूं,
नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको वर्क्स लिख देते हैं, इसको वर्क्स ओवरहेड्स लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वर्क्स कॉस्ट क्या है, 80% है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, 80%। तो 8 टू जा 16, 1600 रुपए क्या है वर्क्स कॉस्ट। अब एक बात सोच के देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 5 + 6 करने से, वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स को। तो अगर ये 2000 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 400 होगा, तभी तो 1600 + 400 2000 होगा, है ना, 1600 + 400 2000 होगा, समझे। तो ये मेरा 2 आइटम तो मिल गया मेरे को। उसके बाद बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स है। तो क्या मेरे को ऑफिस ओवरहेड्स मिल गया है, ये देखो। और क्या मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वर्क्स ओवरहेड्स। अब देखो आधी जगह वर्क यूज कर रहा है, आधी जगह फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज कर रहा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसका 150% है ये, कितना 150% है ये। तो 400 इंटू 150 कर दो बस, 400 इंटू 150% दबा दो, तो इसका मतलब ये कितना है 600 है। और वर्क्स ओवरहेड कितना है 600 है, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड्स अगर 400 है तो उसका 150% निकालो, वर्क्स ओवरहेड 600 आ गया। अब एक बात बताओ, प्राइम कॉस्ट अगर 1000 होगा तभी ना 1000 + 600 1600 आएगा, ये प्लस ये करता हूं तभी तो ये आता है ना, 3 + 4 करने से। तो अगर 4 600 है तो ऑफकोर्स 3 1000 होगा, तो 1000 + 600 कितना हो गया 1600 हो गया तुम्हारा ये। तो ये मेरे 2 आइटम और आ गए। अब बचा है रॉ मटेरियल और लेबर। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, रॉ मटेरियल जो है 25% है वेजेस का, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब लेबर का। तो अगर रॉ मटेरियल जो है वो 25% ऑफ लेबर है, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 25% ऑफ लेबर। और अब एक बात समझो, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 1000 है, प्राइम कॉस्ट 1000 है ना, तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को प्लस करोगे तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा 1000 आएगा। अब अगर रॉ मटेरियल 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर है प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 1000, इज इक्वल टू 1000, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल की जगह मैंने क्या लिख दिया, रॉ मटेरियल की जगह मैंने 25% ऑफ लेबर लिख दिया, ठीक है। और 25% ऑफ लेबर मतलब 1/4 ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 1000। 25% मतलब कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/4 होता है। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो यह आ जाएगा मेरा 1/4 ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 1000। तो यह आ जाएगा डायरेक्ट लेबर प्लस 4 डायरेक्ट लेबर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1000। एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 5 डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 1000 इंटू 4। तो डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 4 अपॉन 5, हो जाएगा 800 रुपए। डायरेक्ट लेबर कितना आ गया 800। अब डायरेक्ट लेबर अगर 800 है तो रॉ मटेरियल 200 होगा। और यू कैन इवन क्रॉस चेक, 800 का 25% निकाल के देखो तो तुम्हारा रॉ मटेरियल 200 आता है। अब कुछ बच्चे जिनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उन लोग तो 1000 को देख के बता दिए होंगे कि रॉ मटेरियल 200 और डायरेक्ट लेबर 800 होगा, लेकिन तुमको वर्किंग नोट शो करना है। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, प्लस आप ये वाली वर्किंग नोट दिखाओगे, ये वाली आपकी वर्किंग नोट होगी, ठीक है। इक्वेशन बना के आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में भाई लिखने के मार्क्स मिलते हैं, दिमाग चलाने के मार्क्स नहीं मिलते। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था मैं दिमाग से सोच के बना दिया, तुमको वर्किंग दिखानी पड़ेगी एग्जाम में तभी तुमको मार्क्स मिलेंगे। तो ये वर्किंग नोट आप शो करोगे, तो इसको आप कर लो नोट, राइट इट डाउन फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 अब हमको करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन पर टन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कॉस्टिंग। ओके ठीक है, देखो क्या क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तुमको 15000, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 80,000 दिया हुआ है, स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ मटेरियल रहेगा और वर्क ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस रहेगा, ठीक है। टोटल ग्रॉस आउटपुट ऑफ कास्टिंग ड्यूरिंग द ईयर 5000 टन है, ऑफ विच 10% were rejected being not according to the specification, okay, and was sold as defective 30 per ton, ठीक है। 20% ऑफ फिनिश कास्टिंग, अब देखो यहां पर क्या बोल दिया 20% ऑफ फिनिश कास्टिंग, तो 10% पहले माइनस कर दो, तो 5000 टन में से 10% चला गया तो कितना बचा 4500 बचा। अब 4500 जो है तुम्हारी रिमेनिंग कास्टिंग है, उसका 20% ऑफ द फिनिश कास्टिंग हैज माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट है। So these were rectified by expenditure of additional works overhead charges to the extent of 25% of proportionate direct wages. So again it's the same type of question, ठीक है। तो either you can try by pausing the video or
just see me how I'm going to solve this. Okay, watch me out. 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखो कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स। तुम लोग सोचते हो कि भैया सेम सेम क्वेश्चन बार बार क्यों कराते हो, इतने सारे टाइप के, बस अमाउंट चेंज हो रहा है, ये सब। बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में तुम लोग को लगता है मजाक, मजाक ये है नहीं, हम लोग दे के निकल गए हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। जब जिस दिन फेल हो गए उस दिन रियलाइज होगा कि नहीं, सिर्फ स्टडी मटेरियल पे रिलाय नहीं करना चाहिए था, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मस्ट डू है, करना ही चाहिए थी। नहीं तो फिर क्या है, जिस दिन फेल हो गए उस दिन कुछ नहीं रहता ना, चारा ही नहीं रहता, फिर उसके फिर से वही बुक खोलो। क्या है दर्द, क्या है पता है, फिर से वही बुक खोलना, उन्हीं हाईलाइटेड पन्नों को फिर से पढ़ना, जो भाई इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना कि तुम लोगों को आंसर याद हो जाएंगे दूसरी बार जब तुम फेल होने के बाद बुक खोलोगे, तो वो दर्द जो है क्या बताए तुमको। चलो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या उठाना है, देखो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। 15, 1,70,000, 25, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 15,000 प्लस 1,70,000 माइनस 25,000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1,60,000 रुपीज। सेकेंड, डायरेक्ट लेबर 80,000, तो ये हो गया प्लस 80,000, 2,40,000 हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। ये क्या हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ में आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया है, स्टोर्स भी दिया है और वर्क्स ओवरहेड भी दिया है, तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। 10% ऑफ मटेरियल, 60% ऑफ डायरेक्ट वेज, स्टोर्स वर्क्स। स्टोर्स कितना है, 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब 16,000 रुपए, और ये कितना है 80,000 का 60%, 48,000, 48,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 48 प्लस 16,000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 64,000 रुपीज। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 2,40,000 का प्राइम कॉस्ट था, तो ये आ जाएगा 3,04,000 रुपए, क्या आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखो सिक्स्थ पॉइंट, अब यहां पर देखो और सीखते जाओ, ठीक है। 10% ऑफ द कास्टिंग वॉज रिजेक्ट हो गया, तो ये तो सेल ऑफ स्क्रैप में आएगा, ठीक है। तो सेल ऑफ स्क्रैप हम पहले माइनस कर लेते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। अब 10% ऑफ कास्टिंग मतलब 50,000 का 10% मतलब 500 यूनिट, और 500 यूनिट कितने में बिका 30 पर टन, मतलब 15,000 रुपए में बिक गया, तो सेवेंथ में आ जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट ही आएगा 3,04,000 माइनस 15,000, 2,89,000। तुम लोग सोचोगे भैया आप लिखे क्यों नहीं, ठीक है, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, ऊपर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट था, भैया आप लिखे क्यों नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा क्योंकि अभी एडिशनल एक्सपेंडिचर बचा है ऑन द डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स का एडिशनल एक्सपेंडिचर अभी मेरे पास और बचा हुआ है, तो ये मैं कर लूं, 5 माइनस 6 यहाँ लिख देता हूं। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले 20% ऑफ द फिनिश कास्टिंग, तो सबसे पहले 5,000 में माइनस कर दिए थे हम, 10% डिफेक्टिव हो गया था। अब इसका 20% यानी कि 900 यूनिट्स, 900 यूनिट जो है उसके ऊपर फिनिश कास्टिंग हैज माइनर डिफेक्ट, और दीज आर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ द एडिशनल वर्क्स ओवरहेड्स ऑफ द 25% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है, इसका 25% निकालना पड़ेगा मेरे को, तो ये आ रहा है मेरा, देखो एक मिनट, 80,000 है ना, इंटू 25% इंटू 900 डिवाइड बाय 5,000, ओके। तो देखो एडिशनल एक्सपेंडिचर, अब देखो एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, देखते जाना जरा, कितना है, डायरेक्ट वेजेस 80,000 है, इसका कितना 25%,
25%। और कितने पे? 900 यूनिट्स डिफेक्टिव को सही करने वाला हूं, और टोटल ये डायरेक्ट वेजेस जो है वो 5000 यूनिट्स पे था, 5000 यूनिट्स पे था। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 3600। मैंने इसको डायरेक्ट निकाल लिया। दूसरा तरीका भैया, दूसरा तरीका भी बताओ। दूसरा तरीका, ये 80,000 जो है वो डायरेक्ट वेजेस है, इसका पर यूनिट कितना आएगा? इसका पर यूनिट कितना आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 5000, तो पर यूनिट आ रहा है 16 रुपए, 16 रुपए पर यूनिट आएगा। तो इसके अलावा तुम 900 यूनिट डिफेक्टिव है इंटू 16, इसका 25% निकाल सकते हो, तो ये भी सेम ही आएगा। तो अब आएगा मेरा फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाकी सारी चीजें नहीं है तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेता हूँ। सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिख सकता ना। तो 2,89,000 प्लस 3,600, तो ये आ रहा है मेरा 2,92,600। और दिस इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन अ सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग को वैसे मेरे ख्याल से पहले बन ही गया होगा, तुम लोग बस आंसर ही चेक कर रहे होगे। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तुमको चीजें आती जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब हम आगे। From the following particulars have been extracted from the books of the Indian Slate Company Limited for the year ended 31st March 2010. Okay. Slate क्वाल्ड 6,500 टन, 6,500 टन। ओके। वेजेस जो है ₹50 पर 1,000 स्लेट है, पर 1,000 स्लेट मतलब 6,500 टन है, मतलब इसको तुम 65 लाख लिख लो, है ना। 65 लाख, 65 लाख पर 1000 में 50 रुपए, तो पर 1000 मतलब इसको 1,000 से पहले डिवाइड करोगे। 65 लाख है तो पहले 1,000 से उसको डिवाइड करोगे पर 1,000, तो 1,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 6,500। अब ये 6,500 इंटू 50 करोगे तो तुम्हारा वेजेस आएगा। समझ में आया? क्योंकि 50 रुपए पर 1,000 स्लेट है, तो पहले 1,000 से उसको डिवाइड करो, फिर 50 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले 1,000 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको? 6,500 टन यानी 65 लाख, 65 लाख ऑफ कोर्स, ठीक है। रॉयल्टी तुम्हारी कितनी है? ₹1.5 पर टन ऑफ स्लेट क्वाड। ओके, मतलब सीधा तुम 6,500 इंटू 1.5 कर दोगे, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस है। इंटरनल कैरियज है 32,500, मतलब कैरियज इनवर्ड है तो ये भी इंक्लूड होगा डायरेक्ट चार्जेस में। ऑफिस ओवरहेड 60% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स है, ठीक है। और वर्क्स ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस है, ध्यान देना। स्टॉक ऑफ स्लेट ऑन 1 अप्रैल 2009 30 लाख, वैल्यूड एट 60 पर 1000 स्लेट, तो इसको भी ऐसी वैल्यू करना पड़ेगा। 30 लाख डिवाइडेड बाय पर 1000 है तो 1,000 इंटू 60 कर देंगे तो पर 1000 आ जाएगा, पर 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है स्लेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 70 लाख स्लेट ₹90 पर 1000, तो इसका भी वैसे होगा 70 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 90 पर 1000 बोल रहा है, इसलिए 1000 से हमको उसको डिवाइड करना पड़ रहा है। और स्टॉक ऑफ स्लेट ऑन 31 मार्च 2010 वाज 25 लाख टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को, ये देखो ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को तुमको कैसे वैल्यू करना है? कॉस्ट पे वैल्यू करना है। क्लोजिंग स्टॉक को तुमको कॉस्ट पे वैल्यू करना है। तो चलिए बना लेते हैं कॉस्ट शीट। यहां पर कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 14। चलो तो देखो हम करते एक बार सॉल्व इसको। कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस है। पहला डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल तो है ही नहीं, है ना, डायरेक्ट स्लेट वाला है। तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा? अच्छा डायरेक्ट मटेरियल में लिख रहा हूं, पूछो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के अंदर का एक पार्ट कैरियज इनवर्ट तुमको दिया हुआ है 30 to 500, तो वो मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 30 to 500। इफ यू गाइस वॉच आउट इन द क्वेश्चन, ठीक है, देर इज नो वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्लेट्स परचेज, तो आई थिंक स्लेट एक्वायर नहीं किया गया, उसकी खुद की माइन होगी, ऐसा कुछ सीन होगा, ठीक है।
ऑफ तो इसीलिए यहाँ पर तुमको दिया नहीं है, देखो इंडिया स्लेट कंपनी लिमिटेड, तो हो सकता है उनकी खुद की माइनो, सिर्फ उनको कैरियज का चार्जेस लगाओ, उनको रॉ मटेरियल का एक भी रुपए ना लगाओ, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्ट वेजेस नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है क्वेश्चन में, उसके चार्जेस नहीं है। वेजेस 50 रुपए पर 1000 स्लेट, डायरेक्ट वेजेस 65 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50 रुपए पर 1000 स्लेट, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 65 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50, तो ये आ रहा है मेरा 3,25,000 रुपए डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, फिर थर्ड में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है इस क्वेश्चन में। इफ यू गाइज नोटिस रॉयल्टी का चार्जेस है 6,500 इंटू 1.5 पर टन बोला है, तो 6,500 टन है, तो 6,500 इंटू 1.5 कर देंगे डायरेक्ट, तो ये आ रहा है मेरा 9750। तो अब आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 9750 प्लस 3,25,000 प्लस 32,500, तो ये आ रहा है मेरा 3,67,250 रुपीज। अब आएगा तुम्हारा फैक्ट्री का ओवरहेड्स, फैक्ट्री का ओवरहेड्स आएगा, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, ये हो गया, ये हो गया, रॉयल्टी हो गया, वर्क्स ओवरहेड्स 20% ऑफ वेजेस, इंटरनल वेजेस भी हो गया, वर्क्स ओवरहेड्स इज 20% ऑफ वेजेस, तो इसको मैं ले लेता हूँ 20% ऑफ 3,25,000, तो यार है 65,000। बाद आ जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 3,67,250, तो यार है 4,32,250। ठीक है, यहाँ की बातें क्लियर है आपको, ये हो गया। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड 60% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स 60% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, यानी कि 60% ऑफ 65,000। वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही बात होती है ना, कितने बार बताऊं, हर क्वेश्चन में बताऊं क्या? ठीक है, हर क्वेश्चन में बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 4,32,250, 4,71,250, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें प्लस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है, 30 लाख अपॉन 1000 इंटू कितना बोला है, पर 1000 कितने का है, 60 का है, पर 1000 60 का है, इंटू 60, तो ये आ जाएगा मेरा 60 से 18, 1,80,000 आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को बोला है, क्लोजिंग स्टॉक तो पहली बात 25 लाख का है पर 1000, इसको मेरे को कॉस्ट पे वैल्यू करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकाल लेता हूं पर यूनिट, इसको मैं निकाल लेता हूं पर यूनिट, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6,500 का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 6,500 से डिवाइड करूं तो ये पर यूनिट आ रहा है 72.5, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में बोला है इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो 2500 इंटू 72.5, तो ये आ रहा है मेरा 1,81,250। तो 12th पॉइंट में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ जाएगा 9 प्लस 10 माइनस 11, 4,71,250 प्लस 1,80,000 माइनस 181,250, तो ये आ रहा है मेरा 4,70,000, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके बाद मेरे को सेल्स दिया हुआ है, ये देखो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा तुम्हारा। 70 लाख पर 1000 90 रुपए में बिका है, तो यहां मैं लिख देता हूं प्रॉफिट और मैं यहां लिख देता हूं सेल्स, तो 70 लाख पर 1000 90 में बिका है, तो 70 लाख को 1000 से डिवाइड करो इंटू 90 करो, 6,30,000 आ रहा है सेल्स। अब सेल्स में से भाई कॉस्ट को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, 4,70,000 माइनस कर रहा हूँ,
प्रॉफिट आ रहा है मेरा 1,60,000 रुपए का, 1,60,000 का क्या आ गया मेरा प्रॉफिट आ गया। समझ में एक बात, ऐसे हुआ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हॉट पॉइंट था, इस क्वेश्चन में था पॉइंट, कुछ हॉट पॉइंट नहीं था, बस तुमको समझना था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर डाला गया है। अब तुम लोग सोचोगे भैया हमारे सीएमए में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, हमने तो कहीं नहीं देखे। तो बेटा मैं बार बार बोलता हूँ नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ो, स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्टडी मटेरियल के आसपास का क्वेश्चन आएगा। अब तुम लोग अगर फाउंडेशन दियो, तुम लोगों को ये बात पता होगी फाउंडेशन में छप्पर फाड़ के बुक के बाहर के क्वेश्चन आ गए, अकाउंट से पूरा बुक के बाहर का ही क्वेश्चन दिख रहा था, अंदर का तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था, बिल्कुल कवरेज क्षेत्र के बाहर का क्वेश्चन दिख, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे 360 तक के मार्क्स भी लाए हैं। क्यों लाए, क्यों लाए इतने मार्क्स, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तगड़ी थी और उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए गए, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए गए स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में उनको भर भर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए गए, इसी वजह से वो लोग इतना स्कोर कर पाए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का कहीं ना कहीं बच्चों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिखा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, पर होप सो तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि पर 1000 वाला क्या सीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। The following figures have been taken from the costing department of a manufacturer who produces bicycle of uniform size and quality for the year 31st December 2009. Okay, stock of finished goods 3000, stock of raw material 20,000 ओपनिंग है, stock of finished goods क्लोजिंग है, stock of raw material क्लोजिंग है, मटेरियल परचेज 36,000, डायरेक्ट वेजेस 12,000 का है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 22,000 का है, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,08,000 का है। ओके, एंड द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 500 है, ठीक है। Would I prepare a statement showing the total cost and the price to be quoted for 300 bicycles which are of uniform size and quality to realize same percentage of profit as was realized in 2009। तो बोल रहा है ये 2009 का तुमको डेटा दिया हुआ है, इसको यूज करके तुम एक कॉस्ट शीट बनाओ 300 बाइसिकल प्रोडक्शन के लिए। ये कितने प्रोडक्शन के लिए, ये 500 के प्रोडक्शन के लिए, तुम 300 के प्रोडक्शन के लिए बना के दिखाओ। 300 प्रोडक्शन, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, 300 के प्रोडक्शन के लिए हम बना देंगे, लेकिन 300 के प्रोडक्शन का बनाने के लिए 500 के प्रोडक्शन के लिए बनाना पड़ेगा। तो पहले इसी की कॉस्ट शीट बनाओ 500 प्रोडक्शन की, फिर 300 वाले की बनाएंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, चलो मैंने मेरी शीट निकाल ली है, अब तुम लोग अपनी शीट से देखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2009, ठीक है। चलो अब इसमें हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। चलो पहला आइटम क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या क्या आएगा मेरा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरे को, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 20,000, परचेजेस 36,000 की है, माइनस करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितने का 1,000, नहीं रॉ मटेरियल का 2,000 का है, तो इसको मैं निकाल लूँ 36 36 46 56 54,000 आ जाएगा क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। दूसरा क्या है मेरा, डायरेक्ट वेजेस मेरे को दिया हुआ है, ये दिया मेरे को 12,000 की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा कुछ नहीं, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 66,000, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट ले लेता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे को दिया है 22,000 का, डायरेक्ट दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 88,000 का मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ये कितना कितना दिया है 3,000 और 1,000, तो अल्टीमेटली 2,000 प्लस, तो ये कितना हो गया 90,000 आ गया, और 90,000 मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है तो इसको मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकता हूँ। 9th नंबर में लिख लेता हूँ प्रॉफिट, और 10th नंबर लिख लेता हूँ मैं सेल्स। मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है सेल्स जो कि 1,08,000 की, तो मेरा 18,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब
मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बोला था सेम परसेंट एज 2009 मेरे को प्रॉफिट मेंटेन करना है, तो मैं ऑन कॉस्ट निकाल रहा हूँ। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट यहां लिख लेता हूं मैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 90,200। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90,000%, तो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, और यही मेरे को मेंटेन करना है 300 यूनिट का जब मैं बनाऊंगा तब। ठीक है, तो अब मैं 300 यूनिट के लिए बना लेता हूं कॉस्ट शीट 300 बाइसिकल्स पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। देखो अब सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अब कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ प्रपोर्शनेट निकालते जाना है। कैसे निकालना है, प्रपोर्शनेट। पिछले साल का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है, 54,000। अब एक बात बताओ, ये 54,000 क्या 500 यूनिट के लिए था? हाँ, तो एक यूनिट के लिए कितना, 500 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 यूनिट का मेरे को निकालना है, तो 300 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई। बस तुमको प्रपोर्शनेट निकालना है। ये बस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर तुमको प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है और करंट ईयर का बनाने बोल रहा है तो कैसे बना सकते हो। तो 32,400 आ जाएगा। ये क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ऐसे निकाल लो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने थे, 12,000। 12,500 यूनिट्स के लिए थे, तो 300 यूनिट्स के लिए कितना, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 300, तो ये आ रहा है 7,200 रुपए। फिर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, फिर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस 32,400, तो ये आ गया मेरा 39,600। दिस इज व्हाट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट में फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड से 22,000 के, ये भी 500 के लिए थे, तो 300 का प्रोपोर्शनेट कितना। अब देखो, अब तुम लोग एक बात बोलोगे, भैया क्वेश्चन में कहां लिखा है कि फैक्ट्री कॉस्ट वेरिएबल है, ये तो फिक्स्ड भी हो सकती है। अब फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल के ऊपर मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, पर अगर तुमको पता है तो क्वेश्चन में कहां लिखा है, तो आई एम एज्यूमिंग कि वेरिएबल कॉस्ट। भैया फिक्स क्यों नहीं एज्यूम कर सकते, क्योंकि वेरिएबल ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वेरिएबल एज्यूम करना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट। ओके, 39,600 प्लस 13,200, तो ये आ रहा है मेरा 52,800। ठीक है, और ये क्या आ गया मेरा, ये आ जाएगा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। वाई, क्योंकि इस साल का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं। अब तुम लोग बोलोगे भैया पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग होगा ना, नहीं, वी कैन नॉट एज्यूम कि वो इसी साल का बनाने बोल रहा है। वो बोला 2009 का डेटा यूज करके 300 यूनिट के लिए बनाओ, वो ये थोड़ी बोला 2009 का डेटा यूज करके 2010 के लिए 300 यूनिट बनाओ। बोला क्या, नहीं बोला। वो बोला बस 2010 का 9 का डेटा यूज करके 300 यूनिट के लिए बनाओ। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, वो ये नहीं बोला 2010 के लिए बनाओ, समझे। तो इसलिए आई कैन नॉट एज्यूम कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ कॉस्ट, तो यार है 10,560, तो सेल्स आ जाएगी 63,360। दिस इज माई सेल्स। समझ में ही बात। तो इस क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट ये था कि तुमको 500 यूनिट को यूज करके बनाना था, तो कुछ नहीं करना था भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना था तुमको, मटेरियल का प्रपोर्शनेट अमाउंट, लेबर का प्रपोर्शनेट अमाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना था। दैट्स ऑल, प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना था और सेल्स का परसेंटेज निकालना था। तो मैं कॉस्ट पे निकाल लिया, क्योंकि कॉस्ट पे ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो वो मैंने निकाल लिया था पिछले वाले से और उसी को इस पे लगा दिया। ठीक है, द पॉइंट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स की बस तुम लोग बात करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स गाइस वेरिएबल होगा। प्लस एक और चीज ये कि तुमको ये एज्यूम नहीं कर लेना है कि हम 2010 का कॉस्ट शीट बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा कहीं नहीं दिया है। ये देखो, prepare a statement showing total cost and price quoted for 300 bicycle which are of the uniform size as same percentage of profit realized during 2009। तो 2009 का तुमको डेटा, तुम एक बात समझ लो, 2009 का डेटा सिर्फ तुमको एक चीज के लिए दिया है। किस चीज के लिए दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, बस, और किसी चीज के लिए नहीं दिया। बस तुमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 2009 का डेटा दिया है। ये बात मैं तुमको एकदम सही सी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम ये नहीं बोल देना कि भैया पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि तुम 2010 का बना रहे हो। ठीक है, समझ गए बात। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से वील कंटिन्यू।
टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन। और ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, सिर्फ 16 से 23 क्वेश्चन अब हमको और करने कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद जब हम देखना, उसके बाद जब हम स्टडी मटेरियल में एंटर करेंगे ना, आग लग जाएगी तुम्हारे अंदर। क्यों? सब क्वेश्चन बन रहा होगा, हर क्वेश्चन तरीके से बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट तब तक एकदम सटीक क्लियर हो गया होगा कॉस्ट शीट को लेके। ठीक है, क्योंकि तुम इतने सारे क्वेश्चन कर लियो। तुम मैथ्स तुमको क्यों नहीं बनता था बचपन में? क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करते थे। तुम देखना, जो क्लास का टॉपर बच्चा दिन भर बैठ के मैथ्स बनाता होगा और उसका मैथ्स में वो मास्टर होगा, 99 100 मार्क्स उसका आता। क्योंकि मेरा आता था मैथ्स में 98 99 मार्क्स आता था, 100 आउट ऑफ 100 भी आया था। क्लास 8 में एक ही बार आया, उसके अलावा कभी नहीं आया। ठीक है, तो मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत, मतलब लो आरडी शर्मा भी दो मेरे को एनसीईआरटी भी दे दो। मैम को बोलता था मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक ला के दो मेरे को सॉल्व करना है, मेरे को सैंपल पेपर दो। मैं बहुत सॉल्व करता था, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ गए? तुम्हारे में और जो बच्चा इंटर में पास होगा उसके बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, क्या? कि वो बहुत प्रैक्टिस किया रहेगा और तुम प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे। समझ गए? तो प्रैक्टिस करो, जरूर से तुम्हारा फिर अटेम्प्ट निकलेगा। ठीक है, तो क्लियर हुई बात? तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।